तो कल हम लोगों ने कहां तक है, जिनके ये वो बादशाह हैं या शहंशाह हैं जिनके टाइम पीरियड में जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यानी पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि किस मुगल बादशाह के समय से मुगल एम्पायर का पतन शुरू होता है, एक क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि लेटर मुगल एम्पायर में कौन कौन लोग हैं, तो उनकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब उनके क्रम से। ठीक है, तो जैसे पहला है इसमें कुछ नाम लिख लीजिए कौन कौन लोग हैं जो लेटर मुगल हैं। वो ये मान लीजिए कि इनका पीरियड 1707 से, बिकॉज देखा जाए तो 1707 से लेकर 1857 तक है। ठीक है, तो कभी आपका ये टाइम पीरियड देखा जाता है तो 1857 1858, तो कौन कौन लोग हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन लोग हैं इनमें। पहला नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, है ना, बहादुर शाह फर्स्ट, पहला नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। इनके टाइम को लिखना जरूरी नहीं है, बट इतना ध्यान रखना पहला है ये लेटर मुगल। उसके बाद है जहांदार शाह। ठीक है, यानी जहांदार शाह, दूसरा नाम है जहांदार शाह। तीसरा नाम है फारूक शियर। बहुत नाम इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनने जाते हैं। फारूक शियर, ठीक है, फारूक शियर। उसके बाद है मोहम्मद शाह। इनके बारे में बहुत सारी बातें जो लोग डिस्कस करेंगे। रंगीला, हाँ वही मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद है आलमगीर सेकंड, है ना। और उसके बाद है शाह आलम सेकंड। ये जो शाह आलम है वो सेकंड है। और उसके बाद है अकबर सेकंड। देखो ये शायद आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं वैसे ऊपर लिख देता हूँ इसमें, या इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, शाह आलम सेकंड, है ना। उसके बाद है अकबर सेकंड, अकबर सेकंड। उसके बाद है बहादुर शाह सेकंड, ये है। तो ये कितने हैं, इसमें क्रम एक बार को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग हैं। पहला नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फारूक शियर, मोहम्मद शाह, आलमगीर, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड, ये लोग हैं। तो ये मुगल शासक हैं लेटर मुगल पीरियड। अब देखिए जो ये इनके बारे में समझ लीजिए। इनका बहादुर शाह जो फर्स्ट है ये इनका ओरिजिनल नाम है मुअज्जम खान। ठीक है, ओरिजिनल नाम है इसका है मुअज्जम खान, ओरिजिनल नाम है। ठीक है, और इनका टाइटल है शाह आलम फर्स्ट। तो पहली बात है कि बहादुर शाह जो फर्स्ट है उनका ओरिजिनल नाम है मुअज्जम खान। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी बैठते हैं और इन्होंने अपने आप को शाह आलम फर्स्ट कहा है। शाह आलम का मतलब होता है कि जो बादशाह है उनमें प्रमुख है,
शाह आलम, यानी बादशाहों के बादशाह इनको बोला जाता है। उसके बाद है इनमें जहांदार शाह, ठीक है। और जहांदार शाह एक वो शासक है जिसने जजिया को एबॉलिश किया है, एबॉलिश जजिया। तो ये चीज ध्यान रखना है, जजिया को इसने फिर से खत्म कर दिया। तो जजिया को पहले खत्म किया अकबर ने, फिर लगा दिया औरंगजेब ने, फिर औरंगजेब ने लगाया, फिर खत्म किया जहांदार शाह ने। तो ये कभी क्वेश्चन बन सकता है जजिया को लेकर। उसके बाद है फारूक शेर, ठीक है। फारूक शेर के बारे में कोई ऐसा खास इंपोर्टेंट नहीं है। और सर इसको भी इंग्लिश आए थे ना वो फरमान लेने के लिए, हाँ इसी ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ इसी के समय अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों को फरमान दिया था बंगाल में काम करने के लिए। तो ये लिख सकते हैं कि इन्होंने परमिशन दी, परमिट दी द इंग्लिश, कहां पर, वेस्ट यानी बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में इन्हीं ने परमिशन दी थी अंग्रेजों को काम करने के लिए। तो फारूक शेर परमिट टू परमिट द इंग्लिश इन बंगाल, बंगाल में, ठीक, ये है। अब मोहम्मद शाह के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। मोहम्मद शाह इज नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। और मोहम्मद शाह के समय में ही भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है, अटैक करता है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के बारे में लिख लीजिए, नादिर शाह रेडेड इंडिया, और वो भारत से ताओ तख्त, यानी मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं, रंगीला, शाह ए रंगीला या रंगीला बादशाह कहते हैं इसको, ठीक है। रंगीला, रंगीला कहा जाता है। और इसी के समय भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ठीक है, नादिर शाह ने। और नादिर शाह भारत से जो कोहिनूर डायमंड, हाँ, तो तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस को यहाँ से ले गया, और तख्त ए ताउस में उसको क्या मिला, कोहिनूर डायमंड। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि तख्त ए ताउस क्या है। तो तख्त ए ताउस वो जगह है जहां पर बादशाह बैठता है और उसी के ऊपर कोहिनूर हीरा लगाता है। तो इस पे लिख सकते हैं एंड टेकिंग अवे कोहिनूर, कोहिनूर और तख्त, हाँ तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस वो भारत से ले गया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी मतलब पागल है, संकी टाइप का था। ऐसा लिखा है इसके बारे में, कभी कभी वो मतलब लेडीज कपड़े पहन के दरबार में आ जाता था, तो इसलिए है। और ये शाह हरम में बहुत समय बिताता था। शाह हरम का मतलब है एक वो जगह थी जहां पर राजसी महिलाएं रहती थी, तो ये महिलाओं के बीच में ज्यादा समय बिताता था। तो हरम जो वर्ड है, तो हरम का मतलब यही है कि वो जगह जहां पर राजसी महिलाएं रहती हैं उसको हरम कहते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन सकता है हरम क्या है। ये तो ब्राइब्स भी लेता था, ब्राइब लेता था। हाँ, और आलमगीर सेकंड, आलम सेकंड के बारे में ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं है कोई भी। और आलमगीर के समय में ही इसमें आलमगीर के समय, देखो पहले एक तो चीज समझ में आएगा आपको कि मोहम्मद शाह जो रंगीला है उसके समय में नादिर शाह आते हैं, और आलमगीर के समय में भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। तो यानी ये ध्यान रखना है, सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ चंगेज खां का, उसके बाद भारत पर बाबर ने, उन्हीं के वंशज बाबर ने मुगल की स्थापना की, और उसके बाद जो विदेशी आया है वो है नादिर शाह। नादिर शाह मोहम्मद शाह के समय में आया है,
और अहमद शाह अब्दाली उसके बाद आया जस्ट। तो क्रोनोलॉजी ध्यान रखना है, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आया, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली आया नादिर शाह के बाद, और इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। अभी शायद एक संजय दत्त की मूवी बनी थी अहमद शाह अब्दाली पे, है ना, तो उसमें अब्दाली वो बनते हैं। तो पता नहीं उस मूवी में क्या उन्होंने इधर उधर किया है, मैंने तो थोड़ी पता नहीं पूरी देखी है मूवी। तो राजपूतों की कहानी दिखाई है उसमें, ऐसा देख, मतलब वो मूवी का नाम है अब्दाली और पूरी कहानी उसमें दिखा दी है बाबर की, कि कैसे राजपूत उसको इनवाइट करते हैं। तो ऐसा कुछ है, मतलब उन्होंने बाबर से लेके विद इन सेकेंड में, यानी विद इन मिनट में कहानी यहाँ पे ला के रख दी है। तो वो है, बस ये ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली उसके बाद आए हैं। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, फिर शाह आलम सेकंड है, अकबर सेकंड है, और लास्ट है बहादुर शाह सेकंड। इसको जफर नाम से भी कहा पुकारा जाता था, जफर, जफर, बहादुर शाह जफर, है ना, या बहादुर शाह सेकंड, ठीक। तो बहादुर शाह सेकंड है। अच्छा, एक चीज बताएं आपको कि शाह आलम सेकंड के टाइम में दो काम हुए भारत में, शाह आलम सेकंड के टाइम में। पहला काम हुआ है 1757, दूसरा हुआ है 1764। अब 1757 क्या है, ये है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरा है ये बैटल ऑफ बक्सर, है ना, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ है। तो ध्यान रखना है कि शाह आलम के सेकंड के समय, शाह आलम फर्स्ट किसका नाम है, बहादुर शाह का, तो शाह आलम के सेकंड के समय में ही प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और अंग्रेजों से पहला व्यक्ति जो हारता है मुगल बादशाह, वो शाह आलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिख लीजिए, ये वो व्यक्ति है जो पहली बार, है ना, पहली बार जो द इंग्लिश इसको हरा देते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सबसे पहली बार भारत के बादशाह को हरा देते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा शासक है, वो कौन सा एम्परर है जो पहली बार अंग्रेजों से हारता है और कब हारता है। 1764 में बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय और नवाब ऑफ अवध, है ना, और नवाब ऑफ बंगाल, तीनों मिलके, अवध का नवाब मतलब लखनऊ का नवाब, और बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह, तीनों एक साथ मिलकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हैं। और ये मुगलों की सबसे बड़ी भूल थी कि वो सीधे सीधे भिड़ गए। उसके बाद बहुत रेस्पेक्ट कम हो गया, कि अब उन्हें समझ में आ गया था कि हम मुगलों को हरा सकते हैं, मुगलों को हरा सकते हैं। देखो, भारत में ऐसी कई छोटी छोटी प्रोविंस थी, कई छोटी छोटी रियासत थी जो कभी अंग्रेजों ने कब्जे में नहीं कर पाई, और उनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो उनको अपोज करने वाले लोग थे, एक तो राजपूत थे और दूसरे मराठा थे। राजपूत और मराठा दोनों वो लोग थे जो सबसे स्ट्रांगली उनको उनका विरोध करते थे अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को हराया पहली बार यहाँ पर, शाह आलम सेकंड को, ठीक। अब ये आते हैं बहादुर शाह जफर। इनको जफर इसलिए कहा जाता था कि ये मतलब लिखते थे, ये क्या है, ये कवि थे, पोएट थे, तो ये लिखते थे, तो उनके जो लिटरेचर में इनको जफर कहा गया। और बहादुर शाह के समय में ही क्या होता है, फ्रीडम स्ट्रगल या रिवोल्ट 1857, ठीक है, रिवोल्ट 1857, 1857 का विद्रोह
बहादुर शाह सेकंड के समय होता है, और यानी बहादुर शाह सेकंड लीड 1857 रिवोल्ट। पूछेगा हु लीड सेंट्रली, यानी केंद्रीय रूप से किसने 1857 विद्रोह को यानी लीड किया था, किसने नेतृत्व किया था, तो वो यही है बहादुर शाह सेकंड दिल्ली से। और इन्हें 1857 के बाद दे सेंड टू म्यांमार एज ए पनिशमेंट, यानी उनको म्यांमार भेज दिया गया, उनको बर्मा भेज दिया गया। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर लिखते हैं कि अपनी कब्र, उनकी कब्र पे लिखा हुआ है, तो कितना बदनसीब है ए जफर, तुझे अपने मुल्क की जमीन भी हासिल नहीं हुई। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने 1857 के बाद म्यांमार भेज दिया था, है ना, और वहां पर वो ताउम्र रहे और अब वापस आने के लिए हमेशा तड़पते रहे, और वहीं उनकी कब्र बना दी गई और वहीं वो खत्म हुए। तो ये ध्यान रखना है। तो इनकी आज भी कब्र म्यांमार में है, बहादुर शाह की। तो ये था लेटर मुगल पीरियड के बादशाह। तो सबसे पहला बादशाह फिर से देख लीजिए, बहादुर शाह फर्स्ट, यानी इसे शाह आलम सेकंड भी, फर्स्ट भी कहते हैं। जो मुअज्जम नाम है, और शाह आलम सेकंड के नाम फर्स्ट के नाम से। जहांदार शाह वो व्यक्ति है जिसने जजिया समाप्त की, जो औरंगजेब ने लगा दी थी उसको फिर से इसने समाप्त कर दिया। उसके बाद फारूकसियर वो पहला व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों के बंगाल में काम करने। अच्छा, तो एक बात बताएं आपको, भारत में अंग्रेजों को परमिशन व्यापार करने की सबसे पहले जहांगीर ने दी थी। ध्यान समझिएगा इसको, यानी सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का जो परमिशन है वो जहांगीर ने दिया था। अगर पूछेगा बंगाल में किसने दिया, तो फारूकसियर ने दिया बंगाल में। अब मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं इसको, और नादिर शाह इसके समय में आया, और कोहिनूर और ताओ तख्त यहाँ से लेके चला गया। अब आलमगीर सेकंड है, आलमगीर सेकंड में समय में अहमद शाह अब्दाली आया। तो अहमद शाह अब्दाली के समय में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ज्यादा। नादिर शाह के समय में तो कम हुआ, और अहमद शाह अब्दाली के समय में ज्यादा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली को इंडिया में कुछ मिला ही नहीं, इसलिए उसने बहुत कत्ले आम किया। कोहिनूर, नादिर शाह इससे पहले आया है, वो सारा कुछ लूट के जा चुका है, यहाँ से ताओ तख्त लेके चला गया, और भी ज्वेलरी जो भी चीजें थी वो इंडिया से लेके चला गया। तो अहमद शाह अब्दाली को बहुत कुछ मिला नहीं, तो उसने और वो उसमें ये हुआ कि चारों तरफ से यमुना के पास से घेर लिया गया, तो वो ज्यादा खतरनाक था नादिर शाह से। मैं तो दोनों खतरनाक। लोग ये कहते थे कि जब नादिर शाह, जो अहमद शाह अब्दाली भारत में आया था, तो यमुना का रंग लाल हो गया था, इतना कत्लेआम किया था उसने दिल्ली में, यमुना का कलर लाल हो गया था। ठीक है, तो ये है। और बाकी शाह आलम के बारे में आपको पता है, इसकी हम बात करेंगे आगे। बैटल ऑफ प्लासी क्या है इस पे बात करेंगे, बक्सर का युद्ध क्या है इस पर हम बात करेंगे। अकबर सेकंड के बारे में कुछ खास नहीं है, बस बहादुर शाह सेकंड के बारे में है, और इन्हें जफर कहा जाता था। 1857 के समय ये भारत के बादशाह थे, और इन्हें बाद के 1858 के बाद भारत से बाहर यंगून यानी बर्मा भेज दिया गया। तो ये थे। बताएं, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोले। इनमें क्रम याद रखना है आपको, क्रम, ठीक है। और स्टार्टिंग का क्रम याद रखना, खासकर बहादुर शाह के बाद कौन आता है, जहांदार शाह, जहांदार के शाह के बाद फारूकसियर, फारूकसियर के बाद जो भी नाम है, तो इनके सबके आपको कम से कम 5-6 के नाम याद रखना है। अब
अब सीधे सीधे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल पीरियड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल पीरियड, मुगल पीरियड है ना, मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देखिए, मुगल पीरियड में जो मुगल का शासन है, जो मुगल का क्षेत्र है, उसको सूबों में डिवाइड किया गया है, सूबों में। एक बार एक क्वेश्चन बना था कि पहला तो है सूबा, है ना, सूबा, सूबा। और सूबा का मतलब होता था स्टेट यानी प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस यानी लाइक स्टेट। एक बार ये क्वेश्चन बना है कि अकबर के समय कितने सूबे थे? तो अकबर के समय 15 सूबे थे और औरंगजेब के समय 20 सूबे थे। तो ये चीज कहीं पर नोट कर लेना कि अकबर के समय मुगल साम्राज्य के अंदर 15 सूबे थे यानी 15 स्टेट थे, और औरंगजेब के समय 20 हो गए, एरिया बढ़ गया। तो पहला है सूबा, सूबा का मतलब स्टेट। तो इसका जो हेड होता था, इसको क्या कहा जाता था? सिपे सालार, सिपे सालार, सिपे सालार। कभी पूछेगा कि पहली यूनिट क्या है इसमें, और पहली यूनिट है इसमें सूबा, और सूबा को क्या कहते थे? प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब है सिपे सालार, सिपे सालार। और एक जो राज्य का मुखिया होता था उसको सिपे सालार कहते थे, है ना, सिपे सालार। उसके बाद है सरकार। नेक्स्ट है, इससे छोटी इकाई है सरकार। सरकार का मतलब है लाइक डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये है लाइक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की तरह था, डिस्ट्रिक्ट की तरह था। और इसका जो मुखिया होता था वो था फौजदार। ठीक है, फौजदार, फौजदार। तो पहला है सरकार, पहला है सूबा, दूसरा है सरकार, और तीसरा है इसमें परगना। ठीक है, तीसरा है परगना। परगना का मतलब है इसका ये परगना क्या होता था? लाइक के तालुका, तालुका का मतलब था तहसील, और इसका था सिकदार। ठीक है, सिकदार। तो परगना का मतलब तहसील। परगना आज के समय में डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। परगना, 24 परगना आज भी बंगाल में है। तो परगना मीन्स तालुका, सिकदार। उसके बाद था ग्राम, चौथा है लास्ट में ग्राम। ग्राम का मतलब था विलेज। ओके, इसका जो हेड है वो मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम, इसका हेड कौन है? मुकद्दम। तो ये प्रशासन है। पहला है सूबा, सूबा का मतलब है स्टेट, इसका हेड है सिपे सालार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरकार, सरकार एक डिस्ट्रिक्ट की तरह है। ठीक है, सरकार एक डिस्ट्रिक्ट की तरह है, और उसका जो प्रमुख है वो है फौजदार। सरकार का मुखिया कौन है? फौजदार। देखो, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो जमींदार एक वर्ड होता था, ठीक है, जमींदार, और एक होता था फौजदार। फौजदार, जमींदार और फौजदार, ये थे, ये वर्ड थे। जमींदार और फौजदार, ये कोई वर्ड है जो यूपीएससी पूछा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो जमींदार कौन थे? ये अंग्रेजों के समय थे या मुगलों के समय थे, और खासकर लास्ट में। तो ये हैं
फौजदार, फौजदार का मतलब है ये शासन के भाग हुआ करते थे, शासन के भाग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और परगना मतलब तालुका, सिकदार, और ग्राम का मतलब है विलेज। एकनाथ आपने अभी ज्वाइन किया है तो जी सर। हाँ, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी आप देख लेना। प्रशासन देख लीजिए, हमने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल पीरियड। मुगल पीरियड का जो प्रशासन में 4 चीजें होती थी, एक सूबा, एक सरकार, एक परगना, एक ग्राम, ठीक है। सरकार तो ये है, और सूबा का प्रमुख सिपे सालार होता था, सरकार का प्रमुख फौजदार होता था, और परगना का प्रमुख सिकदार होता था, और ग्राम का प्रमुख मुकद्दम होता था। कभी ये मिलाने को आपसे पूछ सकता है ना। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फौजदार एंड जमींदार? कौन सा? फौजदार एंड जमींदार। हाँ, तो जमींदार, देखो जमींदार का मतलब ये था कि जमींदार एक अधिकारी हुआ करता था, अधिकारी। अधिकारी और शासन में फर्क ये होता है कि जमींदार अपॉइंट किए जाते थे, और ये जो फौजदार हैं ये सरकार का भाग होते थे। और जमींदार का काम ये होता था कि वो उसको कुछ भूमि प्रदान की जाती थी जमींदार को। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देखते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें प्रेजेंट में अभी, तो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रमुख होता है वो जिला अध्यक्ष होता है, ठीक है। और जिला अध्यक्ष इलेक्ट होता है, और जो जिला अधिकारी होता है वो सिलेक्ट होता है। तो जो जमींदार थे वो सिलेक्ट टाइप के थे, और फौजदार थे वो इलेक्ट होते थे। इलेक्ट का मतलब है ये शासन का भाग हुआ करते थे, इलेक्शन तो उस समय नहीं था। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जमींदार, फौजदार, और एक और था जागीरदार, है ना, जागीरदार। दोनों को समझिएगा, जागीरदार, जमींदार, फौजदार और जागीरदार, तीनों में फर्क पता है आपको क्या है? यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये कोई मुगल राज्य है, मुगल एरिया, ठीक है, मुगल पीरियड है। और इस पीरियड में मुगल छोटे छोटे सूबे में बटा हुआ है, ठीक है। ये छोटे छोटे सूबे में बटा हुआ है मुगल साम्राज्य। तो कितने सूबे हैं? 15 से 20 तक सूबे हैं। और ये सूबे किसमें बटे हुए हैं? सिखदार में, ध्यान रखना है, यानी सरकार में। सूबे छोटे छोटे सरकार में बटे हुए हैं, ये इस तरह से सूबे सरकार में बटे हुए हैं। और जो सरकार का जो हेड है वो फौजदार है, यानी एक प्रोविंस में कई सारे फौजदार होंगे, ठीक है, कई सारे फौजदार होंगे। यानी जो सूबे पे या सूबे के जो सरकार है उस पे जो शासन करता है, ध्यान दीजिएगा, उस पे जो शासन करता है वो फौजदार है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश पे शासन करते हैं, राज्यों पे शासन कौन करता है? मुख्यमंत्री। जिले पे शासन कौन करता है? जिला अध्यक्ष। तो उसी तरह से है, ठीक है। यानी पीएम की तरह, जैसे पीएम की तरह कौन था? मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह पीएम की तरह था, है ना, पीएम की तरह था मुगल बादशाह। उसके बाद सीएम की तरह यहाँ कौन था? सिपे सालार, सिपे सालार, सिपे सालार सीएम की तरह था। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या जिला अध्यक्ष, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसको जिला अध्यक्ष कहते हैं, और वो थे फौजदार, फौजदार, ठीक है। हमने आज के कंपेयर करके आपको बता दिया फौजदार, ये हो गए, ठीक। अब ये तो हो गए फौजदार। अब जो है अब इस फौजदार के अंडर में, है ना, जैसे ये मान लीजिए ये फौज, ये सरकार है कोई, ठीक है, सरकार है।
इसमें कई सारे जमींदार हुआ करते थे, जमींदार, ठीक है, जमींदार। अब जमींदार कौन है वो देख लीजिए, क्वेश्चन ये यूपीएससी ने बनाया है, बहुत सारे जमींदार होंगे, जमींदार यानी जमींदार वो लोग हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए हमारे नाम पे 1000 बीघे जमीन है, तो हम कहलाए जमींदार, और वो जमीन हमारे बेटे को भी मिलेगी, उसके बेटे को भी मिलेगी, उसके बेटे को भी मिलेगी, यानी जो बच्चे आएंगे उनको वो जमीन मिलेगी। तो जमींदार का मतलब है कि वो आदमी जिसके पास अपनी खुद की भूमि है और वो जमींदार कहलाता है, ठीक है, लैंड लॉर्ड ये कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन ये पूछा कि जमींदार जो थे वो वंशानुगत थे, बिल्कुल थे। अरे भाई हमारी संपत्ति है, हमारे आने वाले बच्चों को मिलेगी, फिर उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, ये हेरिडिटी चलती रहेगी। तो ये जमींदार क्या थे, ये वंशानुगत होते थे, वंशानुगत यानी संपत्ति। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, फौजदार क्या है और जमींदार क्या है, सॉरी जमींदार क्या है। अब नेक्स्ट आता है जागीरदार, ये क्वेश्चन था, जागीरदार, जागीरदार। अच्छा जागीरदार क्या होते हैं? अब जागीरदार का मतलब ये है, अगर हम हैं, सपोज करो, ठीक है, आप हैं, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकार कुछ जमीन प्रदान करते है कि भाई तुम्हारे पास इस एरिया की ये 500 एकड़ जमीन है, या ये कह दे कि भाई तुम जो हो ये 10 गांव है ना, 10 विलेज हैं, इनकी सारी भूमि तुम्हारे अंडर है, और तुम इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दोगे, ठीक है। जागीर का मतलब होता है टैक्स के लिए, वसूलने के लिए किसी व्यक्ति को दी जाने वाली भूमि, और ये भूमि उससे वापस भी ली जा सकती है ना। और इस जागीरदार को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। आप बताइए, कोई जिलाधिकारी बनाया जाता है, तो जिलाधिकारी के अंडर में क्या होता है, पूरे जिले का जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन करके किसको भेजेगा, गवर्नमेंट को, है ना। तो वो क्या है, जागीरदार। जागीर यानी उसको वो राजा के द्वारा या जो केंद्रीय सत्ता उसके द्वारा दी गई भूमि है, और वो उस पर राजस्व कलेक्ट करके उसको देता है, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि वो वंशानुगत होते कि नहीं होते। अब वो कोई वंशानुगत अधिकारी कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप हैं या हम हैं, तो हमारे अंदर वो योग्यता है कि हम राजस्व को कलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है हमारी मृत्यु के बाद जो हमारा बच्चा हो वो उसकी उतनी कैपेसिटी हो, या वो अपने काम को सही से कर पाए जैसा हम कर रहे थे। हो सकता है छोटा हो सकता है ना भी हो, ठीक है, इसमें सुन रहे। तो जो जागीरदार थे उनके पास जुडिशरी पावर थी, जैसे डीएम के पास होती है ना। डीएम किसी को भी अरेस्ट करवा सकता है, ठीक है, तो किसी की जांच कर सकता है। तो जागीरदारों के पास यानी जुडिशरी पावर तो थी, पुलिस पावर थी, लेकिन उनके पास उनकी जो संपत्ति थी, जो भूमि थी, वो वंशानुगत नहीं थी, क्योंकि जागीर उनसे कभी भी ली जा सकती थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कभी भी दी जा सकती थी। अब आप 2020 का क्वेश्चन देखना, कुछ इसी तरह से है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था, आई थिंक समझ में आ गया आपको कि जो है फौजदार कौन है ना, और जमींदार कौन है, और जागीरदार कौन है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो दो से मिला के पूछा है, इससे जमींदार और जागीरदार से। तो जमींदार ये वंशानुगत होते थे, ये लैंड लॉर्ड है जिनके पास अपनी भूमि है,
और जागीरदार वो हैं जो जिनको कुछ जागीरें दी गई थी, कुछ लैंड दिया गया था और ये वंशानुगत नहीं होते थे, इन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे। जागीरदार का मतलब बटैया होता है सर, जिसका जमीन होता है दूसरा कोई को दे दिया जाता है सर, वो जागीरदार कहलाता है सर। नहीं नहीं, जागीरदार को बटाईदार नहीं है, जागीरदार किसान नहीं है। जागीर का मतलब है जैसे आपके अंडर में कोई 20 गांव की जमीन दे दी जाए आपके अंडर में, और आपसे बोला जाए कि आप 20 गांव का राजस्व लगान वसूल करके सरकार को दोगे, तो 20 गांव का लगान वसूल करने का राइट, अधिकार वो जागीरदार को होता था, बटाईदार नहीं है। बटाईदार तो किसान है ना, बटाईदार तो किसान है। तो ये है। बताओ अल्ताफ, एकनाथ, क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये था हमारा आपका कि शिपे सालार और फौजदार और मुकद्दम। मुकद्दम तो जो गांव का मुखिया था, वो आज भी हम लोग ट्रेडिशनली बोलते हैं। ये है, कुछ नहीं, यूपीएससी क्या शब्दों के साथ खड़ा नहीं हो जाता। झालंच नाही कोणी. एक चार्जर दिली त्यातला पाहुणे तिकडे नाही, एक लागतंय तुम्हाला. बंद कराइए सर। ठीक है, आप अपने डिवाइस की आवाज को बंद कर दीजिए, सही रहेगा। देखिए, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू सिस्टम। एक और है मनसबदारी सिस्टम, है ना, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, तो पहली बात है कि मनसबदारी जो सिस्टम है वो किसने शुरू किया था, है ना? तो मनसबदारी सिस्टम शुरू किया अकबर ने, है ना, अकबर ने शुरू किया। अकबर द्वारा मनसबदारी सिस्टम शुरू किया गया और मनसब का रिलेशन था आर्मी से, यानी सैन्य विभाग से, ठीक है, मिलिट्री से, या कह सकते हैं सैन्य विभाग या फोर्स, ठीक है, फोर्स से रिलेटेड था या सैन्य विभाग था। मनसबदार को 3 भागों में बांटा गया। मनसबदार को 3 पार्ट में। तो पहले पास पूछेगा मनसबदारी व्यवस्था किसने की, तो मनसबदारी व्यवस्था सैन्य विभाग से संबंधित है, यानी जितने जिसके मनसब हैं उतने उसको घुड़सवार या सैनिक रखने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए हमारे 10 मनसब हैं और कोई 15 मनसब वाला है, तो इसका मतलब है उसका पावर, उसका अधिकार हमसे ज्यादा है। तो मनसब मीन्स पद, और ये 3 हैं। पहला है मनसबदार, सबसे ऊपर वाले को कहा जाता था मनसबदार, ठीक है, मनसबदार। उससे नीचे वाले को कहा जाता था अमीर, अमीर। और उसके बाद था अमीर ए उम्दा,
अमीर ए उम्दा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर क्या है मुगल काल में, और ये मनसबदार क्या है। तो ये मनसबदार को 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊंचा पद था वो था मनसबदार, है ना, मनसबदार। और उसके बाद था ये अमीर, और उसके नीचे था ये अमीर ए उम्दा। ठीक है, तो ये है अमीर ए उम्दा। तो ये 3 पार्ट में है। तो पूछेगा अमीर कौन है, तो अमीर सैन्य विभाग में है और ये मनसबदारी के अंदर आता है अमीर। ठीक, यहां तक तो। उसके बाद है तो मनसबदारी समझ के अकबर ने शुरू की है, सैन्य विभाग से संबंधित है, और ये एक तरह से अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि मनसब कितने मनसब होंगे। जैसे मान लो हम अकबर की सेना में है या साम्राज्य में है या दरबार में है, तो हमें मनसब कितने मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करता था? ये खुद बादशाह डिसाइड करता था, बादशाह, कि किसके कितने मनसब होंगे। उसी हिसाब से उसका रेस्पेक्ट, उसका पावर होता था। अब आता है दहशाला बंदोबस्त। दहशाला बंदोबस्त, ठीक है, बंदोबस्त, दहशाला बंदोबस्त। अब देखिए दहशाला जो बंदोबस्त है, ये कभी क्वेश्चन बन सकता है। दहशाला बंदोबस्त ये किसने शुरू करवाया? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने शुरू करवाया। और किसने कहा था, किसने ये नियम पारित किया था? वो था टोडरमल। टोडरमल। दहशाला का मतलब था कि रेवेन्यू टाइम पीरियड 10 ईयर, यानी 10 साल के एवरेज से, ध्यान दीजिएगा कि 10 ईयर यानी 10 साल के एवरेज से आपको राजस्व देना है, लगान देनी है। तो दहशाला बंदोबस्त इज स्टार्ट द अकबर, और किसने शुरू की थी? टोडरमल ने। किससे संबंधित थी ये संबंधित थी रेवेन्यू से। ठीक है, ये राजस्व या लगान से संबंधित थी, और कितने वर्ष के लिए थी? 10 साल के लिए। ठीक है, यानी 10 साल के लगान से संबंधित थी। 10 साल का एवरेज निकाल के किसानों को बादशाह को देना होता था। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको मनसबदारी सिस्टम क्या है और दहशाला बंदोबस्त क्या है। ठीक है, एक है इसमें, नेक्स्ट है, इसी में है इनाम। इनाम क्या होता था? इनाम बताएं। अवार्ड। अवार्ड, ठीक, यानी इनाम या मदद ए महा, या देख लीजिए ध्यान से, या मदद ए महा, मदद ए महा, मदद ए महा। ठीक है, मदद ए महा। एक नाम और है इसका, वो है सयूर गल। सयूर, हाँ, सयूर गुल। तो ये एक ही नाम है। तो यानी ये भूमि वो है जो ग्रांट दी जाती थी। ग्रांट मतलब दान में, किसको? रिलीजियस पर्पस से, है ना, रिलीजियस पर्पस से। तो ये वो भूमि थी जो इनाम या मदद ए महा या सुईगर गुल, ये एक ही नाम है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये एक कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लिए बीच में, ये लैंड थी, एक भूमि थी जो ग्रांट में यानी दान में दी जाती थी। किसके लिए? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के। जैसे कोई मान लीजिए कोई इमाम है ना, या कोई मौलवी है, या कोई ऐसा रिलीजियस पर्सन जिसको बोले कि जाओ ये आपके लिए है इनाम। तो इनाम का मतलब कुछ और ही लोगों ने निकाल दिया प्रेजेंट में।
इनाम का मतलब रिलीजन से है, ऐसी भूमि जो धार्मिक व्यक्ति को दान में दी जाती थी, और ये भूमि कर मुक्त होती थी, मतलब टैक्स फ्री। ठीक है, ये भूमि टैक्स फ्री होती थी। तो ये है, तो ये था हमारा मनसबदारी सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोग आज तो नहीं, कल ही शुरू करेंगे मुगल कल्चर। ठीक है, मुगल कल्चर, मुगल कल्चर, ठीक है, मुगल संस्कृति। तो ये हम लोग कल ही शुरू करेंगे। सर कल क्लास होगी? कल क्या बोल रहे हो अल्ताफ? कल क्लास होगी? कल क्लास क्यों नहीं होगी, ऐसा क्या वजह? सर आपने बताया था ना 27 के बाद तो सुबह कल को। नहीं, तो 27 तक मैंने बोला था, कल तो 26 है ना। ठीक है सर। हमने कहा कि अगर होली के हम जाते हैं तो क्लास 27 के बाद बंद रहेगी, और नहीं जाते हैं तो कंटिन्यू रहेगी। तो फिर केवल एक दिन बंद रहेगी 29 तारीख को, 29 को। जाते हैं तो 2-3 दिन बंद रहेगी। 30 से फिर से 31 से फिर से शुरू हो जाएगी। वो मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। बाकी टेस्ट है 10:30 बजे, है ना? 10:30 बजे मिलिए टेस्ट के लिए।